थैंक यू जी सर, अगले हैं जी बधाई सर, अगले हैं लव कुश। हाँ जी, ऑडियो ऑन करिए। हेलो कुछ लोग कुछ सुन रहे हैं आप? यस सर। फोटो आपकी इतनी छोटी कैसे आ रही है? चलिए लव कुश जी, हालांकि ये सवाल वहां शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लव और कुश तो दो व्यक्तित्व हैं, आपने एक में कैसे जोड़ दिया? लव और कुश तो दो हुए हैं। हाँ, ये बात भी है। तो हमारे यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य को सब प्रकार की स्वतंत्रता है ना? तो क्या मनुष्य को नाम रखने की भी स्वतंत्रता नहीं है? वैसे तो व्यक्ति को नाम रखने की स्वतंत्रता है, यदि जिसको घर वालों ने नाम रखा है और वो उसको सही नहीं लगता है तो नाम रिकॉर्डली चेंज करा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि घर वालों ने मेरा नाम सही रखा है। अच्छा, अगर चेंज कराना पड़े तो क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया है उसकी? सर चेंज कराने के लिए किसी भी अखबार में, लोकल अखबार में नाम निकलना पड़ता है कि मेरा नाम, इसको चेंज करके शपथ दे करके, और पुलिस में भी इसको चेंज कराना पड़ता है, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटों में चेंज करवा सकते हैं। इसका कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं होता? हाँ, गजट नोटिफिकेशन भी निकाला जाता है जिसको आधार बना करके चेंज किया जाएगा। हाँ, तो पूरी बात तो तभी होगी ना। चलिए, मुझे आप बता सकते हैं आज क्या तिथि है? भारतीय पंचांग के हिसाब से आज क्या तिथि है? 3 तारीख है सर, वैसे नहीं पता है, सॉरी सर। कौन सा महीना है ये भारतीय पंचांग का? नहीं पता है सर। अरे ये तो पता होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय पंचांग है वो, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया है। विक्रम संवत को किया गया या कोई और संवत को किया गया? सॉरी, सर संवत को सर राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया है। कितना अंतर है दोनों में? एग्जैक्टली तो नहीं पता है। अच्छा, शक संवत और विक्रम संवत में पता नहीं है आपको? और इसके बारे में पता है क्या, ये जो ईसवी सन है, ईसवी सन, इसको ईसवी सन क्यों कहा जाता है? ईसा के नाम पर आधार पर इसको शुरुआत की गई थी, और ईसा से जो पहले की घटनाएं थी उनको ईसापुर से जोड़ दिया, और जो ईसा के समय के बाद की घटनाएं थी और उसको ईसवी से शुरुआत की गई थी। यीशु के नाम से के जन्म के कितने वर्ष बाद ये कैलेंडर शुरू हुआ? उसमें 3 वर्ष का कुछ डिफरेंट है। उसके जो जिनका जन्म हुआ है उसके 3 वर्ष बाद ईसा की शुरुआत की गई थी, तो लगभग 3 वर्ष का ही उसमें डिफरेंट है। नहीं, ईसा के जन्म के कितने वर्ष बाद शुरू हुआ? ईसा के जन्म के कितने वर्षों के बाद ये ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ? नहीं पता सर। चलिए, क्या आप बताएंगे मुझे कि भारत का जो इतिहास है वो क्रमबद्ध लेखन कब से प्रारंभ हुआ? भारत का इतिहास शुरुआत में हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता हुई है जब से इतिहास लेखन का कार्य शुरू हुआ है। उसमें मैंने आपसे पूछा क्रमबद्ध, तिथि क्रम से इतिहास कब से मिलता है? अच्छा, किसने सबसे पहले भारत को के इतिहास को क्रमबद्ध करने का प्रयास किस अंग्रेज लेखक ने किया? सॉरी। अच्छा, एक ये पुस्तक है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, ये किसने लिखी? नहीं पता। आपने तो इतिहास में एमए कर रखा है। यस सर। एक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नाम सुना है इसका? नहीं। अच्छा, तो इतिहास के, हमारा इतिहास जो है वो बड़ा महान और विश्व गुरु कहलाता है,
और यहाँ पर 4 चतुर्वर्ग की व्यवस्था है। चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग क्या है? चतुर्वर्ग उसमें सर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये को तो घोषित किया गया है। चतुर्वर्ण है, चतुर्वर्ण है। तो चतुर्वर्ग क्या होता है? चतुर्वर्ग 4 पुरुषार्थों के बारे में पढ़ा है? पुरुषार्थ, हाँ सर, धर्म और अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ घोषित किया गया है। इनको चतुर्वर्ग भी कहते हैं, इन्हीं को चतुर्वर्ग कहते हैं। Thank you. आपने नहीं पढ़ा? अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि हमारे यहाँ पर गणराज्य भी की व्यवस्था भी थी महाजनपद काल में। महाजनपाद काल में गणराज्य की व्यवस्था थी। कितने गणराज्य थे लगभग? 16 जनपद थे जिनमें गणराज्य की व्यवस्था थी, जिसमें अंग, मगध, शाक्य ये प्रमुख थे। सब में थोड़ी गणराज्य था। गणराज्यों के बारे में पढ़ा आपने को? गणराज्य समूह थे, हाँ, पढ़ा है आपने? यस सर। तो बताओ ना फिर। अंगुत्तर निकाय में 16 गणराज्यों की चर्चा की है, जो जिसमें 16 महाजनपद, 16 में ही गणराज्य थोड़ी थे, गणराज्य तो कुछ में ही थे। चलो, गणराज्यों में मतदान की प्रक्रिया होती थी, उसके बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। सभा और समिति के बारे में पढ़ा है? सभा और समिति मौर्य काल में, शायद मौर्य काल में दो व्यवस्थाएं थी, जिसमें सभा जनरली सभी व्यक्तियों की थी और समिति मुख्य रूप से जो राजा के कुछ खास आदमी थी। सभा में प्रत्येक व्यक्ति। ऋग्वैदिक काल में सभा समिति है? हाँ सर। ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति थी क्या? हाँ सर, ऋग्वैदिक काल में सभा समिति थी, जिसमें सभा तो सभी के लिए थी और समिति। हाँ, आपने पढ़ा नहीं है इसका मतलब, कोई बात नहीं। अब ये मुझे बताएंगे कि भरत का उल्लेख कौन से वेद में हुआ है सबसे पहले? भरत, भरत का उल्लेख। भरत का उल्लेख सर ऋग्वैदिक काल में किया गया। कौन से वेद में है? वेद तो पता नहीं। ऋग्वेद के किस मंडल में राष्ट्र शब्द है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में राष्ट्र है? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? यस। तो आपने इतिहास पूरा ठीक से नहीं पढ़ा, इसका मतलब। हाँ सर, इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। कि ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश Sorry, इंडिया sir. सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना नहीं पता। अच्छा, अकबर के मनसबदारों में राजस्थान के एक राजा को सबसे बड़ा मनसब दिया गया था। कछवाड़ वंश के शासन से उनको सबसे ज्यादा मनसबदार की कितने संख्या हजार दी के गई थी मनसब, अकबर के बाद। कितने हजारी मनसबदार थे? उनको 5000 सवार और 5000 जात का मनसब दिया गया था उनको। चलिए, तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा। दोबारा बोलना। विदेशी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अराजकता के जनक, असंतोष के जनक, हाँ सर। किसने कहा और किस पुस्तक में कहा? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। सर ध्यान नहीं आ रहा है सर, उनसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक स्वराज शब्द है और एक स्वराज्य है। स्वराज और स्वराज्य, यस सर। इन दोनों को समझाएं, क्या अंतर है? स्वराज्य का मतलब है अपना राज्य, और दूसरा सर क्या है? स्वराज, स्वराज,
सबसे पहले यही सब स्वराज शब्द सबसे पहले किसने काम में लिया? महात्मा स्वराज। गांधी ने महात्मा गांधी ने स्वराज शब्द को काम में लिया था और उन्होंने कहा था स्वराज को लेकर के महात्मा गांधी ने यूज किया था। आपने इतिहास को पढ़ा ही नहीं है, आपका विषय है इतिहास, एमए किया आपने, है ना? यस। दयानंद सरस्वती ने भी स्वराज के बारे में सबसे पहले कुछ कहा था। स्वराज को कौन से गवर्नर जनरल को कहा उन्होंने? और आर्य समाज की स्थापना की थी तो उसमें स्वराज को लेकर के उन्होंने विशेष बल दिया था और वेदों की ओर लौटो और अपने जो पुरानी संस्कृति है उसकी ओर उन्होंने अधिक बल दिया था। ये मैंने नहीं पूछा। एक सेंटेंस कहा था कि स्वराज, किसने कहा था ये सेंटेंस कि स्वराज चाहे कितना ही बुरा हो विदेशी राज से अच्छा है? नहीं पता। तो आपने इतिहास तो पढ़ा ही नहीं है। चलिए बताइए कि लाला लाजपत राय ने कॉलेज की स्थापना की थी लाहौर में। यस। कौन सी कॉलेज की स्थापना की? पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आपने पढ़ा नहीं है इतिहास। चलिए मुझे ये बताएं कि आप में क्या योग्यता है कि आपको आरएस बना दिया जाए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बना दिया जाए? सर एक तो सत्यनिष्ठता है और कार्य को लेकर के दृढ़ निश्चय है और कोई भी कार्य यदि दिया जाता है तो उसको ईमानदारी और समर्पण के साथ करने को लेकर कर सकते हैं और किसी टीम का नेतृत्व कर सकते हैं और जैसे कहीं पहल की आवश्यकता पड़ती है तो एज ए प्रशासक पहलकर्ता के रूप में भी योगदान दे सकते हैं। अच्छा, एक आरएस अधिकारी को फोन का बहुत काम आता है, फोन को कैसे मैनेज करेंगे आप? मोबाइल फोन को कैसे मैनेज करेंगे आप? 24 घंटे फोन बजेगा। तो सर 24 घंटे ऑन ही रखेंगे मोबाइल को तो और जो भी इमरजेंसी कॉल है उनको रिसीव करेंगे। चलिए मेरा आखिरी सवाल है, एक नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद शब्द है, क्या ये पाश्चात्य विचार है या भारत में भी राष्ट्रवाद था? राष्ट्रवाद भारत में था और लोगों में अपने धर्म के प्रति समर्पण राष्ट्रवाद का है और अपने देश के प्रति। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ हुआ? राष्ट्रवाद का अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण और अपने देश के लिए करने के लिए जो समर्पण होता है उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो कई विदेशी मान्यता के इतिहासकार कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद था ही नहीं, अंग्रेजों के आने के बाद, यूरोपियंस के आने के बाद भारत में राष्ट्रवाद का विचार आया। आप सहमत हैं क्या? यस सर, अंग्रेजों से पहले भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था और एक भारत इकाई नहीं थी और जिसमें मुगल काल का नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय भारत में अपने देश के प्रति लगाव नहीं था और वो मुगल सत्ता के अधीन कार्य कर रहे थे तो उसको लेकर के जुड़ाव नहीं था, संसाधन भी इतने संचार के नहीं थे लोग। एक सवाल मेरा और निकल कर आ रहा है जो नहीं पूछना चाह रहा था मैं। लव के नाम से कौन सा नगर बना और कुश के नाम से कौन सा नगर बना? लव के नाम से सर लाहौर की स्थापना की गई थी और उसके नाम से पता। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद जी राजेश सर। जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पटवारी रह चुके हैं आप? यस सर। हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य आपके पास रहा है, तो मुझे ये बताइए पटवारी को संस्कृत में क्या कह सकते हैं? अभी ये चल रहा है। पटवारी को सर सॉरी सर। और हिंदी में? हिंदी में लेखपाल कहते हैं सर उसको, लेखपाल शब्द यूज भी किया था और वैसे जनरली पटवारी भी एज ए हिंदी में यूज करने लगते हैं, वैसे लेखपाल शब्द यूज किया जाता है। अच्छा, संस्कृत का पता नहीं है तो लेखपाल संस्कृत में नहीं बोल सकते? हिंदी में यूज करते हैं, संस्कृत सर पता नहीं है तो। चलिए ठीक है। क्रिकेट आपकी हॉबी है, क्रिकेट का संस्कृत नाम बताइए। क्रिकेट में ही होगा सर, पता नहीं है। क्रिकेट तो इंग्लिश का वर्ड है ना?
हिंदी में बता दीजिए। हिंदी में सर लंबा नाम है, थोड़ा सा वो रिकॉल नहीं हो पा रहा है, वो बॉल डंडा कुछ ऐसे। क्रिकेट की स्पेलिंग तो याद है आपको? हाँ सर, बोलिए। CRICKET। वेरी गुड। चलिए ये बताइए, आपके पास ज्योग्राफी भी रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी रहा है, अर्थव्यवस्था में जानकारी रखते हैं क्या? यस सर। अच्छा, ये बताइए जीएसटी जब लागू हुआ था तो उस वक्त कितने बिल पारित किए गए थे? सर जीएसटी को लेकर 2017 में जीएसटी बिल ही पास किया गया था। वो 2017 में तो लागू कर दिया था, उससे पहले जीएसटी बिल ही आया था, वो 122वां बिल था वो। नहीं, जीएसटी लागू करने के लिए कितने बिल पारित किए गए थे वो पूछ रहा हूँ मैं। जीएसटी लागू करने के लिए एक ही बिल पास किया हुआ है। श्योर हैं आप? श्योर नहीं है सर। अच्छा, चलिए जीएसटी जो कर है, व्यवस्था है, उसके दोष क्या है ये बताइए। जीएसटी को लेकर के कलेक्शन को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच पहले तो मतभेद था, उसको लेकर के, लेकिन उस समस्या को निदान कर लिया गया है। और जो छोटे उद्यमी थे उनको जीएसटी मतलब ऑनलाइन को लेकर के दिक्कत आ रही थी, तो वो समस्या आ रही थी। और अभी टेक्निक जो डिजिटल रूप से इंडिया के जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर छोटे उद्यमी हैं जो काम करते हैं, उनको डिजिटल से संबंधित दिक्कत आ रही थी और हर महीने टैक्स फाइल करना पड़ता था, जिसको बढ़ा करके सरकार ने 3 महीने में, या फिर जो छोटे टर्नओवर है उनको साल में एक बार करने का ऑप्शन दिया गया था। तो ये डिजिटल को लेकर के कुछ समस्याएं थी। अच्छा, चलिए ये बताइए, अथॉरिटी और पावर, इन दोनों में क्या अंतर होता है? पावर तो सर जनरली कोई भी व्यक्ति है जो अपने धन बल या बाहुबल के आधार पर कोई शक्ति का यूज करता है तो पावर को बनाते हैं, लेकिन जब सरकार के द्वारा उनको कोई सत्ता दी जाती है और सरकार की तरफ कोई पावर दी जाती है और वो उस नियम कानून के तहत उसका उपयोग करते हैं तो वो अथॉरिटी कहलाती अच्छा, है। जो सत्ता दी जाती है, प्रशासक को सत्ता दी जाती है क्या? शासक को अथॉरिटी, हाँ सत्ता ही दी जाती है सर, जो नियम कानून के रहकर के उन शक्तियों का प्रयोग करता है। अच्छा, चलिए ये बताइए, आतंकवाद के अलावा आंतरिक सुरक्षा या शांति के लिए भारत में कौन कौन से वाद अभी मौजूद हैं? भारत में तो एक तो संरचनावाद को लेकर के भी मुद्दा उठता है, जो अमेरिका ने जो फिलहाल में जो नियम बनाए हैं उनको लेकर के। और आतंकवाद के अलावा सिर्फ संरक्षणवाद से ही खतरा है भारत को? चलिए, नक्सलवाद क्या होता है ये बताइए। नक्सलवाद जो भारत के जो छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हैं वहां पर नक्सलवाड़ी गांव से शुरुआत की गई थी। तो उसमें जो लोकल वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनको भारत सरकार के जो अधिकारी या जो शासन नियुक्त है उनको लेकर के समस्या है और वो अपने अधिकारों को लेकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं और वो कभी कभी हिंसक रूप से भी सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, नक्सलवाद और माओवाद अलग है या एक ही चीज है? नक्सलवाद और माओवाद अलग ही है। क्या अंतर है दोनों में? माओवाद का ज्यादातर प्रसार भारत में हुआ है, वो चीन में माओवाद को लेकर के प्रसार हुआ है, और नक्सलवाद का जो प्रसार है वो भारत में ही देखने को मिलता है। अच्छा, तो प्रसार को लेकर ही अंतर बता रहे हैं आप, मूल जो इसके पीछे विचार है या जो भी उग्रता है उसको नहीं जोड़ के देखते हैं आप? नक्सलवाद में सर उग्रता ज्यादा है और मार्क्सवाद में भी इतनी उग्रता नहीं है सर, क्योंकि मार्क्स के द्वारा जो सिद्धांत थे कि गरीबों को अपने अधिकारों के लिए सत्ता के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, तो मार्क्सवाद की तो मार्क्सवाद में बात नहीं हो रही यहाँ पे, माओवाद की बात हो रही है। चलिए, माओ कौन थे ये बता दीजिए।
सॉरी। अच्छा, एक ये बताइए, अभी माजो वर्गीज चर्चा में है, कौन है ये माजो वर्गीज? नहीं पता है। अच्छा, ये बताइए रोहिंग्या समस्या क्या है? म्यांमार में रहने वाले एक मुसलमान जो वहां से पलायन होकर के बांग्लादेश और भारत के कुछ इलाकों में रहने लगे हैं, तो शरणार्थी के रूप में एक समस्या के रूप में उभर कर आई है रोहिंग्या की। अच्छा, अभी क्यों चर्चा में है ये? वहाँ पे म्यांमार में दोबारा से आंग सान सू की सरकार बनी है, तो उसको लेकर के वहां पर उनको लेकर के फिर एनआरसी लागू की जा रही है। तो एनआरसी को लेकर के जो बाहर से आए हैं 1900 असम समझौते के अनुसार जो लोग बाहर से आकर असम में बस गए हैं, तो उनको लेकर के दिक्कत है उनको बाहर ले जाने की। जम्मू कश्मीर से कोई संबंध है क्या इनका? रोहिंग्याओं का जी, जम्मू कश्मीर से लेकर सीधा संपर्क नहीं हो। चलिए, अंतिम प्रश्न ये बताइए, भारत के एक राज्य में सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा, कौन सा राज्य है वो? सर दोबारा बोलना सर। भारत के एक राज्य में अभी एक शासनादेश जारी किया गया है जिसमें सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना पड़ेगा। सॉरी सर, आज के खबर आया था, ध्यान नहीं आ रहा पड़ा था। ठीक है, धन्यवाद जी। जी ललित सर। लवकुश जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा, ये बताइए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी घराने विशेष के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा जो सरकार संचालित की जाती है उसको कॉर्पोरेट सरकार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक और वर्ड है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ये क्या है? कॉर्पोरेट जो घराने जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, तो उनको कुछ निश्चित सीमा तक अपने लाभ का 2% तक जनता के लाभ के लिए, जनता की सेवा के लिए खर्च करना पड़ता है सीएसआर के रूप में, तो उसको कॉर्पोरेटिव। गुड। अच्छा, ये के संतान क्या थी, किस विषय से संबंधित थी? के संतानम समिति, के संतानम समिति भ्रष्टाचार को लेकर के सर, जो भ्रष्टाचार और जो राइट आंसर। अच्छा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति नए बने हैं, उनका ये संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत के संबंधों पर या फिर ऑल ओवर? भारत संबंधों पर। भारत के संबंधों पर अमेरिकी राष्ट्र एक तो थोड़े से लिबरल हैं, तो जिस प्रकार से चीन के प्रति डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिव थे, तो उस प्रकार से ये अग्रेसिव नहीं है। और इनका जो थोड़ा सा नरम रुख है वो चीन और पाकिस्तान को लेकर के भी है, तो उसको लेकर भी चिंता रखते हैं। और कश्मीर के मसले पर ये पहले भी भारत और पाकिस्तान के मध्य बातचीत के लिए, मतलब भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौते को लेकर के भी कुछ कह सकते हैं, तो उसको लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत है। मतलब ट्रंप की तुलना में ये भारत के हित में कम है। डोनाल्ड ट्रंप यदि सामरिक दृष्टि से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का जो आक्रामक रवैया था उसकी तरफ इनकी नरमी आ सकती है। लेकिन व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो H1 जो वीजा उसको लेकर के और संरचनावाद को लेकर के, तो व्यापार की दृष्टि से भारत के लिए फायदेमंद रहेंगे, लेकिन सुरक्षा और उसकी दृष्टि से थोड़े से नरम रुख रहेगा। ओके। अच्छा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो अभी 3 नवंबर को वोटिंग हुई, तो उसमें प्रत्येक 50 राज्य हैं और उसमें अलग अलग 2 तरह की सीटें सीनेट की हैं और कुछ वहाँ की जो कांग्रेस है उसकी है, तो उसको 2 भागों में बांट रखा है। एक में
100 हैं, जिसमें राज्यसभा के जैसे मेंबर के रूप में 2-2 बांट रखी हैं, और बाकी में 435 हैं, तो कुल मिला के 538 सीट हैं। और जो चुनाव है उसमें प्रत्येक राज्य से जो भी 50% से ज्यादा सीटें अर्जित कर ले जाए तो उसकी सारी सीटें उसी के फेवर में चली जाती हैं। अच्छा, ये चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं या अप्रत्यक्ष होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अच्छा, और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिसमें गिने चुने लोग हैं, जिसमें संसद और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ओके। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है? आर्टिकल 75 के तहत भारत के राष्ट्रपति का शायद चुनाव होता है। अच्छा, ये मोक्ष कलश योजना आई है अभी एक, यस सर। पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी सर। अच्छा, एक मानव पूंजी सूचकांक आया है, यस। बता पाएंगे? विश्व बैंक के द्वारा से मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है, और जिसमें इंडिया का स्थान 89 है, 116 देशों में शायद 89 है। अच्छा, जाकिया इनाम का नाम सुना है आपने? सर दोबारा बोलना। जाकिया इनाम? नहीं सुना सर। अच्छा, एक ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार होते हैं, ये कहाँ से है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वनों के क्षेत्र में काम करने के समय इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है, जो वनों और संरक्षण के संबंधित कार्य किए जाते हैं। आप कहाँ के हो और लवकुश जी? भरतपुर से सर। भरतपुर? कब बना भरतपुर संभाग? 4 जून 2005 को भरतपुर 7वें संभाग के रूप में स्थापना की गई। अच्छा, भरतपुर कितने जिलों को स्पर्श करता है? भरतपुर 4 जिलों को स्पर्श करता है, जिसमें अलवर, धौलपुर, करौली और दौसा को प्रत्यक्ष रूप से अच्छा, स्पर्श करता है। एक लॉर्ड लेक है, उन्होंने भरतपुर पे आक्रमण किया था, यस सर। जानकारी है आपको? 1803 ईस्वी के आसपास में लॉर्ड लेक के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, तो जिसमें उन्होंने 3 बार असफल आक्रमण किया था, जिसके बाद वो उसको जीत नहीं पाए थे। तो उस समय उनके शासक रणजीत सिंह थे, तो एक तरह से वो भरतपुर को जीत नहीं पाए थे, लेकिन चौथे में उन्होंने संधि समझौता किया था में भरतपुर को लेकर सहायक संधि समझौता। ओके ओके। अच्छा, ये पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय पीठ भरतपुर में, ये कहाँ है? हाँ लवकुश जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ लवकुश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, मैं ये पूछ, आलोक जी आप नहीं, लवकुश आपका इनके बाद है। लवकुश आ रही है सर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपको कि पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की पीठ कहाँ है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भरतपुर में कहाँ है सर? कहाँ पे? पुष्टि मार्ग की तो सर नाथौरा शायद। भरतपुर में इसकी एक शाखा है जो कामा में की तरफ है। कामा में, राइट आंसर। ठीक है जी, उपाध्याय सर विश्लेषण करें। हाँ जी लवकुश, सुन रहे हैं लवकुश? हेलो, सुन रहे हैं ना? सर। हाँ, आपको यार बहुत तैयारी की जरूरत है। आपका इंटरव्यू कब है?
8 तारीख को 8/12 सर। 8/12 तो आगे ही नजदीक। आपको सामान्य इतिहास, आपने एमए किया है, सामान्य बात तो आपको जाननी चाहिए। सामान्य सवाल पूछे थे मैंने। आपका सामान्य ज्ञान और जनरल स्टडीज, न्यूज़पेपर आप पढ़ते नहीं है, समसामयिक करंट इश्यूज के बारे में आपको बहुत कम जानकारी है। जैसे जीएसटी के बारे में पूछा, आपको माओ के बारे में पता नहीं है, वर्गीज के बारे में पता नहीं है, मोक्ष कलश बहुत अभी कोरोना पीरियड में बहुत चर्चा में था, रोंगियों के बारे में आपको पूछा, तंबाकू के बारे में पूछा आपसे। हेलो, तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपका व्यक्तित्व अच्छा है, लेकिन आपका टर्नआउट थोड़ा ठीक करें। प्रेस की हुई शर्ट होनी चाहिए जब इंटरव्यू देने जाएं, ठीक है ना। वेल शेप्ड तो है आप, बाल वाल भी ठीक से बना के जाएं। आप में आत्मविश्वास नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, शब्द आपके बिल्कुल सही नहीं चल रहे, आपकी वाणी में गड़बड़ है कुछ। आप साफ साफ बोले, आप तो टीचर हैं और पटवारी रहे हैं, इतने लोगों से आपका संपर्क रहता था। आपके पहले मॉक दिया, थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। आप नर्वस नहीं हो, आप वाक्य टूट रहे हैं, आपके पूरे शब्द नहीं बोल पा रहे आप। बहुत सामान्य जाकिया राम के बारे में आपको पता नहीं है। तो जैसे एक जगह आपने बोला सामरिक दृष्टि से यूएस और इंडिया के संबंध, सामरिक दृष्टि से आपसे तो पूछा था कि बिडेन के बाद हमारे संबंध कैसे रहेंगे, है ना। तो आप केवल सामरिक की बात कर रहे हैं, जबकि और भी कई पक्ष हैं। थोड़ा आत्मविश्वास लाएं, दबाव महसूस नहीं करें, बिल्कुल घबराहट बिल्कुल नहीं आने दें चेहरे पर, है ना। बिल्कुल खुश होकर इंटरव्यू दें। आखिरी परिणाम नहीं होना होता है। आखिरी परिणाम क्या होता है, नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यू दें बिल्कुल खुल के शब्दों में। और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, 8 दिन रह गए, अब आप छुट्टी पुट्टी ले लें, आप जो भी करना है आप करें, लेकिन वेल ड्रेस्ड होके जाएं, ठीक है। विश्वास पैदा करें। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपको। जी लवकुश जी, सर ने लगभग सारा विश्लेषण कर दिया है। फिर भी एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, व्यक्तित्व का परीक्षण है, अगर आप में नॉलेज नहीं है तो उसको आप पढ़ाई करिए, लेकिन अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो नर्वस नहीं, ठीक है, सॉरी बोल दें, ओके, ठीक है। आप बिल्कुल, मुस्कान बिल्कुल गायब है आपके चेहरे से, ठीक है सर। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, और जो भी उत्तर दे थोड़ी उसमें स्पष्टता रखें, ठीक है। आप उत्तर को कहीं और ले जाते हैं, टू द पॉइंट बोले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आतंकवाद, नक्सलवाद, ये तो सामान्य जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में। करंट अफेयर्स तैयार कीजिए थोड़ा। एक आप क्रिकेट आपकी हॉबी है, उसके क्या अन्य शब्द क्या अर्थ हैं वो पता होना चाहिए आपको। पटवारी के अर्थ क्या है, लेखपाल आपने सही बताया, ठीक है। तो थोड़ा आत्मविश्वास रखें, जो बता रहे हैं उस पर तो थोड़ा आत्मविश्वास से बताएं जो भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सुधार करिए, शुभकामनाएं आपको। जी ललित सर। जी सर। जी लवकुश जी, यस सर। व्यक्तित्व पार्ट देखें तो अच्छा व्यक्तित्व है आपका, भाषा शैली भी अच्छी है, आवाज अच्छी है, शब्द चयन अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज भी बढ़िया है। एक नॉलेज पार्ट में वीक नजर आते हैं आप, तो कॉन्फिडेंस जैसा कि सर ने कहा उसको बनाए थोड़ा। और क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या कोई फांसी तो देगा नहीं अगला। बोल्ड बी बोल्ड और बी कूल, मतलब कूल रहे, बोल्ड रहे, स्माइली रहे, ठीक है। और उत्तर जो आता है ठीक है, नहीं आता तो सॉरी बोलेंगे। 5-6 दिन है अपने पास में, पॉजिटिवली उतनी आप अच्छे से करो। देखो, संविधान के जो मुद्दे अभी वर्तमान में चल रहे हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। करंट इश्यू पढ़ लो 1 महीने का, राजस्थान इंडिया वर्ल्ड का, इतना ही पढ़ पाओगे अभी आप। और एथिक्स को कुछ थोड़ा सा एक बार मेन बिंदु उनको रिवाइज कर लो। बाकी ओवरऑल ठीक है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर। काफी जवाब आपने दिए हैं। जी सर, एक लाइन और जोड़ना चाह रहा था इसमें। बोर्ड का जो रवैया होता है सहयोगात्मक रहता है, बिल्कुल आपको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर। ओके, बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम बोल्डनेस के साथ खुश होके, ठीक है।
ठीक है सर। और रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। ओके लघु जी, शुभकामनाएं।